दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने गन लाइसेंस का आवेदन पुलिस की रिपोर्टें सारी लगवाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंचा देते हैं और जिलाधिकारी किसी भी कारण से उनका जो आवेदन है उसको रिफ्यूज कर देते हैं, माने मना कर देते हैं, खारिज कर देते हैं कि आपको लाइसेंस नहीं देंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो बहुत दिनों तक आपका गन लाइसेंस का आवेदन अपने यहां पेंडिंग रखते हैं, कोई उस पर ऑर्डर नहीं करते। ऐसी स्टेज में क्या करें? और हम आपको आज इस वीडियो में एक हॉनेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसा लैंडमार्क जजमेंट बताएंगे जिसके माध्यम से जिसको आधार बना करके आप जिलाधिकारी के यहां अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं और दावे के साथ बनवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दर्शक कमेंट्स करके कहते हैं कि बिना पैसा खर्च किए नहीं बनेगा, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी सिफारिश के, किसी बड़े नेता के सिफारिश के गन लाइसेंस नहीं बनेगा। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अपना मन कतई ना गिराएं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यद्यपि लोग ये कहते हैं कि धरातल की बात करें तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं कि मैं हो सकता है कि आप उम्र में हमसे बड़े हों, लेकिन हमने भी वही अनुभव किया है। रोज लोगों से ही मिलते हैं, कोर्ट कचहरी और बाबू लोगों से रोज मुलाकात होती है, रोज उन्हीं लोगों से काम निकालता हूं, तो मुझे पता है कि कौन काम कैसे होता है। ऐसा नहीं कि आपका जो अनुभव है वो मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं, ऐसी विधि जानकारी में लाना चाहता हूं कि आपको भी पता चले कि बिना खर्चा किए, माने अवैध रूप से कुछ खर्चा किए। अब जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं उसमें तो खर्चा होता ही है, लेकिन वो खर्चा लीगल होता है, इलीगल कोई खर्च नहीं है। तो अगर लीगल खर्च हो जाता है और आप उस हैसियत में हैं तो बिल्कुल बनवाएं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों से फॉरवर्ड जरूर करें, उनको शेयर करें। दोस्तों एक मामला है, एक वकील साहब एक गन लाइसेंस का अप्लाई करते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ के हैं, मनोज कुमार यादव जी। आपका आवेदन, आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे और आपने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए गन लाइसेंस का फॉर्म अप्लाई किया था। और कहां किया था? अपने जिले में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां प्रतापगढ़ में। इसके बाद आपके पक्ष में पुलिस ने सारी रिपोर्टें फेवर में लगाई थी, माने पुलिस को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि इनको लाइसेंस न दिया जाए। पुलिस ने नॉट ऑब्जेक्शन लिख दिया था कि इनको लाइसेंस दे दिया जाए, माने उनको लाइसेंस दे दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन ने, माने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसकी भी सारी रिपोर्ट्स लग करके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंच गई, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका लाइसेंस बना नहीं रहे थे, अपने यहां रोके हुए थे। काफी दिनों के बाद वकील साहब ने एक रिट दाखिल की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और उसकी बेंच लखनऊ में, जिसमें एक डायरेक्शन करवाया कि इनका जो फार्म है वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज कर दिया जाए, एक टाइम बाउंड करा दिया। उस टाइम बाउंड में, और अक्सर होता है कि अधिकारी चिढ़ जाता है तो उन्होंने फार्म रिजेक्ट कर दिया और ये लिखते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनको कोई धमकी नहीं मिली है, माने इनकी स्वयं की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं है, इनको कोई थ्रेट नहीं इनको मिली है, माने धमकी नहीं मिली है, ताकि जिससे यह एहसास हो कि इनको जान का खतरा है, जान माल का खतरा है। ऑर्डर जो था वो मैकेनिकल था, तो जब वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तो उसकी अपील जो प्रयागराज में कमिश्नरी है उनकी, कमिश्नर के यहाँ की जाती है, और कमिश्नर भी उस अपील को रिजेक्ट कर देते हैं और एडमिट नहीं करते हैं। और जब रिजेक्ट हो जाती है उनकी अपील तो मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका 226 आर्टिकल 226 के अंतर्गत पहुंचता है। और उस रिट का नंबर मैं आपको बता देता हूं, रिट सी है 16,298/2021, मनोज कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी। हम इसी जजमेंट की बात कर रहे हैं।
बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है और आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप गन लाइसेंस के लिए सारे अपने रिपोर्ट्स लगवा करके, सारे फॉर्म फिल करके, फीस जमा करके और जिलाधिकारी तक ले गए हैं और एक छोटे से एक्टिविटीज की वजह से आपका नहीं बन पाता है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल किनारे पहुंच करके आप वापस लौट जा रहे हैं और नहाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कि होता क्या है। याचिका दाखिल की गई है, ये ऑर्डर हुआ था, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने आपका गन लाइसेंस का जो एप्लीकेशन था वो 7/9/2020 को रिजेक्ट कर दिया था। ये उसी केस का मैं डिस्क्रिप्शन डिटेल बता रहा हूं। और प्रयागराज के जो मंडलायुक्त थे माने कमिश्नर थे, उन्होंने जो अपील उनके यहाँ की गई थी इस ऑर्डर के विरुद्ध 7/9/2020 के, उसको उन्होंने 12/4/2021 को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में ये रिट याचिका दाखिल की गई, रिट सी 16/298/2011। दोस्तों इस रिट का मैं आपको पूरा विवरण अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं और अपने अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से आप भी इसको कैसे लाभ लेंगे। तो दोस्तों इसमें हुआ ये कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने 3 कारण बताए कि आपका लाइसेंस क्यों नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने रिजेक्ट करने के 3 कारण बताए। पहले तो उन्होंने कहा कि याची ने हथियार की आवश्यकता का कारण स्पष्ट नहीं किया है। माने बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे क्यों आपको लाइसेंस दे दिया जाए, यही एक रीजन होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने अपने एप्लीकेशन में कोई कारण नहीं बताया कि क्यों आपको दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि याची ने हथियार की आवश्यकता का कारण स्पष्ट नहीं किया। दूसरा कहा कि प्राधिकरण की ओर से वास्तविक आवश्यकता की कोई रिपोर्ट नहीं है। जब पुलिस आपका वेरिफिकेशन करती है, आपके पक्ष में रिपोर्ट लगाती है, तो वो कभी कभी कारण भी लिख देते हैं कि ये कृषक हैं या ये आर्मी में हैं या ये खिलाड़ी हैं या कुछ भी इनको आवश्यकता है, और पुलिस भी कभी कभी पूछती है कि हम क्यों आपके फेवर में रिपोर्ट लगा दें। तो उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे प्रतापगढ़ के, उन्होंने जब अपना जजमेंट किया तो उसमें ये लिखा कि आपके लिए प्राधिकरण ने ये नहीं बताया कि आपको किस कारण से वास्तविक क्या आवश्यकता, इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई और याची के विरुद्ध कोई खतरे की आशंका नहीं पाई गई। लेकिन याची ने जो तर्क दिया माननीय उच्च न्यायालय में वो ये था कि थाना प्रभारी और तहसील स्तर से रिपोर्ट सकारात्मक है। अब होता क्या है, आपने फॉर्म अप्लाई किया, थाने में दरोगा जी ने आपके फेवर में रिपोर्ट लगाई तो सारी रिपोर्ट्स फेवर में ही लगती चली जाएगी। उधर लेखपाल और अमीन ने आपके फेवर में लगाई तो फिर नायब तहसीलदार, तहसीलदार कानूनगो और एसडीएम तक फेवर में चली जाएगी। और फिर ये कहा कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 14 में ऐसे कारण लाइसेंस निरस्त करने के लिए मान्य नहीं है। अब ये 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 13 आर्म्स एक्ट का माने आयुध अधिनियम 1959 का और सेक्शन 14। तो 13 में ये बताया गया है कि लाइसेंस कैसे जारी किया जाएगा और 14 में ये बताया गया कि लाइसेंस के लिए इनकारी कब की जाएगी, जारी कब नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी दोनों पर वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, आज उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, उधर क्या हुआ कि और ये कहा कि जिलाधिकारी का जो आदेश है वो कानून के बिल्कुल विपरीत है, माने अगेंस्ट है। तो जो स्टेट काउंसिल थे उसमें मुकदमे में, उन्होंने एक दलील दी। उन्होंने कहा कि याची के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई खतरा सिद्ध नहीं हुआ और सरकारी आदेशों के अनुसार ही हाई लाइसेंस का निर्णय लिया गया। माने उन्होंने कहा सरकारी आदेश हुए हैं कि लाइसेंस ना बना जाए। वो वही बात जो आप लोग कह रहे हैं कि बनना शुरू हो गया है, नहीं हुआ है, और बहुत सारी बातें। बहुत लोग कमेंट में कहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में बनना चालू हो गया, क्या एमपी में चालू हो गया? दोस्तों कभी रोका नहीं गया, प्रत्येक जगह चालू है, तो इसलिए आदेश वैध है। अब इसी मामले में जो कोर्ट है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वहां पर क्या कोर्ट का रुख रहा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हानिबल कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया कि सेक्शन 13 जो आर्म्स एक्ट है उसमें लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया दी हुई है। अब हम एक्ट में जरा देख लेते हैं प्रक्रिया है क्या। एक्ट हमारे पास है और उसकी देखते हैं धारा 13। धारा 13 है अनुज्ञप्तियों का अनुदान माने ग्रांट ऑफ लाइसेंस। इसमें सीधे सीधे दिया है कि आवेदन की प्राप्ति पर
आवेदन कैसे, उसका सब सेक्शन 1 है कि आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा जैसा अंतर्विष्ट हो। तो आप सभी जानते हैं गन लाइसेंस का एक फॉर्म होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप भर सकते हैं और उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई फीस होगी तो वो दे होगी, वो भी सब हो जाता है, सभी को पता है, या और वीडियोज में बता चुका हूं। इसके बाद आवेदन की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति अधिकारी आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने से एक रिपोर्ट मंगवाएगा, वही रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है और ऐसा ऑफिसर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजेगा। और अनुज्ञापन अधिकारी माने लाइसेंसिंग अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वे आवश्यक समझे उपधारा 2 के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपने लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इनकार करेगा। दो में एक ही काम तो होगा, या तो वो आपको लाइसेंस दे देंगे या इनकार कर देंगे। और इसमें यह दिया हुआ है कि अनुज्ञापन अधिकारी वही अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा जो प्रोहिबिटेड नहीं है, माने निषिद्ध नहीं है। आप 9A में मांगेंगे तो आपको थोड़ी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अब आगे अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 14, वो ये कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कब आपको मना कर देगी कि हम आपको लाइसेंस जारी नहीं करेंगे। अनुज्ञप्तियां देने से इनकार करना, रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। इसमें कहा है कि यदि आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या किसी प्रवर्तविद द्वारा प्रतिसिद्ध है, माने जो लाइसेंस आप मांग रहे हैं वो लाइसेंस प्रतिसिद्ध कोटि का है, प्रोहिबिटेड है, तो आपको मना कर दिया जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड है कि अगर ऐसा मांगने वाला व्यक्ति विकृत चित्र का है, माने अनसाउंड माइंड है, जिसको पागल कहते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है तो वो रिफ्यूज कर देंगे। अनसाउंड माइंड आप नहीं है, इसीलिए एज ए इंटरव्यू आपको पुलिस भी बातचीत आपसे करती है कि कहूंगा ऐसा तो नहीं कि छोटी मोटी बात पर आप गन चला दें, किसी को गोली मार दें, या ऐसी स्थिति हो आप सामान्य नहीं है। जैसे आप अगर जब ये बात कहते हैं कि बिना पैसे लाइसेंस नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि ये अनसाउंड माइंड होने जैसी बात है। ये तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता। आप कोई भी काम कराने जाएं बिना रिश्वत के, कहां हो रहा है, लेकिन उस बात को कहा नहीं जाता है। ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं कि बिना आपको कहीं कुछ ना देना पड़े। हां, आपको वही काम लीगली कराने के लिए हो सकता है वकील साहब को फीस देनी पड़े, हो सकता है आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, वहां आप एडवोकेट अपीयर कराएंगे। अब वकील साहब आपको फ्री में तो नहीं करेंगे, वो फीस ही लेंगे, लेकिन वो फीस रिश्वत नहीं होती। रिश्वत की परिभाषा उत्कोच की तो आप जानते हैं, आईपीसी में और बीएनएस में सदोष लाभ और सदोष हानि के बारे में दिया है। तो सदोष लाभ अगर कोई ले रहा है, माने उसने कोई काम भी नहीं किया और वो पैसा ले रहा है, तो वो रिश्वत की श्रेणी में तो आता है, फीस थोड़ी आती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप अपनी विद्वता का परिचय दें, अपने को दिखाएं कि हम अनसाउंड माइंड नहीं हैं, हम उस हथियार को रखने की क्षमता रखते हैं। माने आप जब दूसरे की बात नहीं जल्दी समझ पाते हैं तो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। भले ही आप देखने सुनने में बहुत अच्छे हैं, गोरे चिट्टे हैं, लेकिन अपने यूज ऑफ माइंड, इसीलिए देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं, बैंक में सेविंग है कि नहीं है। बहुत लोग कहते हैं पैसा घर ही पे रखेंगे, बैंक में नहीं डालेंगे। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जिस तरीके का बिहेव करता है, वो बिहेव आपका दिखना चाहिए। और इतना डीपली मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। और तीसरा कारण है कि इस अधिनियम के अधीन अनुव्यक्ति के लिए किसी कारण से वो व्यक्ति अयोग्य हो गया हो। इस एक्ट में जो जो बातें दी हुई हैं उनसे अगर वो व्यक्ति अयोग्य हो गया है तो उसको मना किया जा सकता है। और दूसरा है कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को लाइसेंस दे देने से लोक शांति की सुरक्षा के लिए या लोक क्षेम के लिए देने से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। माने ऐसा व्यक्ति जिसको हम लाइसेंस दे रहे हैं, ये पब्लिक में शांति भंग कर देगा। लोक क्षेम को जो लोक क्षेम के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति नहीं दी जा सकती, तब आपको इनकार कर दिया जाएगा। माने पुलिस आपके लिए रिपोर्ट लिखती है कि ये क्रिमिनल हैं, इन्होंने किसी शेड्यूल कास्ट पर, ये चुनाव के समय इनको पाबंद कर दिया जाता है या और कई चीजें हैं, तो मना किया जाएगा। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने
यही बात कोड की है इस जजमेंट में। जजमेंट का मैं ऐसा सिस्टम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप लोग डाउनलोड भी कर सकें। इसमें भी यही कहा है, इसमें बताया है धारा 13 में केवल उन्हीं परिस्थितियों में, ये जजमेंट में कोडेड है, उन्हीं परिस्थितियों में लाइसेंस से इनकार किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से लिखी है, जैसे आवेदक कानूनन अयोग्य हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा के लिए उसको लाइसेंस दे देने से खतरा हो। केवल धमकी न मिलने के कारण लाइसेंस निरस्तीकरण का कोई आधार नहीं हो सकता या लाइसेंस देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं हो सकता। आपको कहां से धमकी मिली है? जब धमकी नहीं मिली तो लाइसेंस क्यों चाहिए? ये बात नहीं आनी चाहिए। फिर उनका जो ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसको अवैध माना गया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिलाधिकारी द्वारा जो कारण बताए गए हैं वो धारा 14 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत नहीं आते। दोस्तों, जितने भी कारण मैंने जो भी रिफ्यूजल ऑर्डर देखे हैं वो रिफ्यूज्ड ऑर्डर इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, इसीलिए चूंकि हाईकोर्ट तो कानून से ही चलने वाला कोर्ट है, वहां कानून ही चलता है। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही है इसी जजमेंट में कि ये जितने भी कारण हैं ये सब कानून से बाहर हैं, अलाइन टू स्टैट्यूट्स। और आगे बात कही है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो कानून की धाराओं से ऊपर नहीं हो सकते, माने जो कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर किसी सरकार का आदेश नहीं हो सकता, उसके नीचे ही रहेगा। और बाद में एक बात और कही है कि कार्यपालिका के जो आदेश हैं, एग्जीक्यूटिव आदेश, वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को ना तो घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आर्म्स एक्ट है वो संसद में बना हुआ कानून है। क्या संसद में जब कानून बनाया गया था तब भी तो यह क्लास लाया जा सकता था? वहां पर केवल 3 चीजें हैं, आप अगर अनसाउंड माइंड नहीं है, कानूनन अयोग्य नहीं है और आपको लाइसेंस देने से पब्लिक को कोई खतरा नहीं है, तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा, कोई आप भीख थोड़ी मांग रहे हैं। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इससे पहले जो जजमेंट किए थे उन पर उन्होंने भरोसा जताया, उनको कोड किया है, कई जजमेंट कोड किया, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूर्व के फैसलों में एक फैसला था जिसमें यह कहा गया कि आर्म्स लाइसेंस कोई भीख नहीं है बल्कि विधिक अधिकार है, आपका लीगल राइट है। आप आर्टिकल 21 के अंतर्गत अपनी प्रॉपर्टी, अपने शरीर की रक्षा के लिए गन लाइसेंस अप्लाई करते हैं, आपको मिलना चाहिए। और एक बात और कही कि केवल अनुमान, आशंका या कल्पना के आधार पर लाइसेंस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ये कल्पना अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहे हैं कि आपको देने से ये नुकसान हो जाएगा, आपका ये कर हो गया है, ऐसा नहीं है, तो कल्पना नहीं चलती है। और आपका जो आत्म सुरक्षा की भावना है या आत्म सुरक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको मिला है और वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है और विशेष खतरा दिखाना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने लास्ट में कहा है कि रिट याचिका स्वीकार की जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ का 7/9/2000 का आदेश निरस्त किया जाता है और 12/4/2021 का कमिश्नर प्रयागराज का ऑर्डर जो है वो सेटिसाइड किया जाता है और मामला जो है वो फिर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को रिमांड किया जाता है कि 6 सप्ताह के भीतर आप उचित आदेश पारित करिए। तो दोस्तों, जब ऐसा कोई ऑर्डर रिमांड करके भेजा जाता है कि आपका जो पहले वाला ऑर्डर था वो क्वैश, डीएम कमिश्नर का भी क्वैश, और आप इनको एक बढ़िया सा ऑर्डर करिए, तो जब इतनी सारी बातें हो जाती हैं तो फिर आपके पक्ष में लाइसेंस बन जाता है। और ये भी कहा कि याची के आर्म लाइसेंस आवेदन पर धारा 13 व 14 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लें। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं 4 बातें और कह रहा हूं। आर्म लाइसेंस को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, माने आप वहां पे नहीं बनता है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो वो आपका मना कर देंगे। उसके लिए आप 10, 5, 20 हजार रुपए अगर खर्च होते हैं तो एक रिट लाइए, कोई दिक्कत होती है मैं आपकी रिट करवाऊंगा, मुझसे संपर्क करिएगा। हाईकोर्ट में बहुत सारे वकील हैं और मैं भी आपकी रिट कर सकता हूं, तो इस रिट के माध्यम से आप लाइए। दूसरा कहा है कि धमकी न होना अपने आप में लाइसेंस निरस्तीकरण का आधार नहीं है और गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो आर्म्स एक्ट के ऊपर नहीं है। आ जाता कहीं से लिख करके कि नहीं बन रहे हैं तो नहीं, उसमें तो कहीं नहीं रोका गया है। और आदेश जो है वो कारणयुक्त और कानून सम्मत होने चाहिए, हवाबाजी नहीं चलती है। तो दोस्तों, अगर आप इसी बात से व्यथित हैं,
किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आपका जो लाइसेंस का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया है, वह रोके हुए हैं, तो इन सभी समाधानों के लिए आप विधिवत जो मैंने विधि बताई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैं आपको ये जजमेंट देता हूं, उस जजमेंट को आप निकाल लें, अपने वकील साहब से मिलें और उसके आधार पर आप रिट याचिका दाखिल करें। रिट याचिका दाखिल करके अपना लाइसेंस बनवा लें। अगर आप बनवाना चाहते हैं और आपकी मर्जी नहीं है, केवल आप दिखावा कर रहे हैं, तो आपको प्रणाम है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, आपकी जो भी समस्या हो बताएं। और दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें, जिससे मुझे उत्साहवर्धन मिले और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज लाता रहूं। धन्यवाद।